हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं असंभव ठकेती का एपिसोड नंबर 2। नीना पाटेकर, एक हरा बदन, उम्र 28 वर्ष, कद लंबा, मोटी आंखें, फिगर ऐसी कि देखने वाला देखता ही रह जाए, खूबसूरती ऐसी कि बाद में भी चेहरा आंखों के सामने घूमता रहे। वो अधिकतर जींस टी शर्ट पहने रहती थी। खूबसूरत चेहरे पर मानो क्रूरता हमेशा ही विद्यमान रहती थी। चूंकि कानून की निगाहों में वह वांटेड थी, इसलिए हर किसी के सामने नहीं जा सकती थी, तो छिप कर रहती थी। चंद खास आदमी ही उसका ठिकाना जानते थे। सालों की कमाई दौलत को कोई ले उड़ा था और वह उसे चाहकर भी ढूंढ नहीं पाई थी। उस इंसान को ढूंढने की कोशिश में साल भर से कोई काम भी नहीं किया था और कोई काम न करने की वजह से उसका गिरोह छिन्न भिन्न हो गया था। अब कोई काम करने की कोशिश करती भी तो सब कुछ उसे नए सिरे से शुरू करना पड़ता। पूरा गिरोह तैयार करना अब आसान नहीं था। पास में दौलत तो वैसे ही नहीं थी। बहरहाल वह इस समय मन ही मन भगवान का शुक्र अदा कर रही थी कि भले वक्त में उसने चला चलाया रेस्टोरेंट कम रेसिडेंस खरीद लिया था, जो कि मौके पर था। उन दिनों तो वह रेस्टोरेंट पर ध्यान न देती थी, फुर्सत ही ना थी इस छोटे से काम की तरफ ध्यान देने की। परंतु अब जबकि जेब का माल यानी कि पास का पैसा खत्म हो गया, तो अब वह रेस्टोरेंट की कमाई की तरफ ध्यान देने लगी ताकि खर्चा पानी आराम से चलता रहे। रेस्टोरेंट के ऊपर 3 कमरों की खूबसूरत एकोमोडेशन में रहती थी, जहां से वह बहुत ही कम न के बराबर बाहर निकलती थी ताकि पुलिस वालों की निगाहों में ना आए, कानून के फंदे में ना फंस जाए। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। नीना पाटेकर रेस्टोरेंट के ऊपर अपने 3 कमरों के मकान के एक कमरे में टहल रही थी। होठों में सिगरेट फंसा रखी थी और सामने ही टेबल पर शराब का भरा गिलास रखा था, जिसमें से वह यदा कदा घूंट भर लेती थी। चेहरे पर कई तरह की सोचें गुड़मुड़ हो रही थी। कभी माथे पर बल उभरते तो कभी होठ भिज जाते और कभी चेहरा एकदम सामान्य हो जाता। 12:30 बजे रेस्टोरेंट के मैनेजर मलिक ने वहां कदम रखा। मैडम, आज का हिसाब। मलिक की उम्र कोई 50 वर्ष थी। वह नीना पाटेकर के साथ पिछले 6 सालों से था। नीना पाटेकर ठिठकी और मलिक को गर्दन घुमाकर देखा। कितना है? नीना के होठों से बेहद कठोर शब्द निकले। 600 रुपए। उल्लू के पट्टे। नीना पाटेकर के होठों से दरिंदगी से भरे शब्द निकले। इतनी महंगी जगह पर बने रेस्टोरेंट की एक दिन की कमाई सिर्फ 600 रुपए। पहले तो हजारों में होती थी यहाँ की रोज की इनकम, और अब जब पैसे की जरूरत है तो सिर्फ 600 रुपए। कहीं तूने तो बीच में ही खाना पीना शुरू नहीं कर दिया? कैसी बातें कर रही है मैडम आप? मलिक फौरन संभला। ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरी वफादारी पर शक करना सरासर गलत है। तो फिर हजारों की रकम 600 में कैसे बदल गई? कई दिनों से मैं देख रही हूं, करीब महीना भर हो गया आमदनी घटती ही जा रही है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मलिक थूक निगलकर बोला। रेस्टोरेंट की सर्विस में किसी प्रकार की कमी नहीं, आइटम भी सब बढ़िया है, परंतु आजकल कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया है। साल भर में हमारे आसपास 6 रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। रेस्टोरेंट की संख्या तो बढ़ गई, परंतु ग्राहक तो वही है, वही इधर उधर हो गए हैं। नीना पाटेकर दांत भींचे मलिक को घूरती रही। मेरा यकीन मानिए मैडम, मैं सच कह रहा हूं। इसका मतलब साल भर तक रेस्टोरेंट की कमाई न बराबर हो जाएगी? शायद ऐसा ही हो, मलिक हिचकिचाकर बोला। या ना भी हो। यकीन के साथ तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे बेहतर हालात होने की तो संभावना नहीं दिखती। नीना पाटेकर आगे बढ़ी और टेबल पर पड़ा विस्की का गिलास उठाकर एक ही सांस में समाप्त करके उसे वापस रखा और सिगरेट का तगड़ा कश लिया। नोट टेबल पर रख दे और तू जा। मलिक ने ऐसा ही किया। नीना पाटेकर ने दरवाजा बंद किया और अलमारी खोलकर भीतर का बंद लॉकर खोला। उसमें नोटों की गड्डियां मौजूद थी। उन गड्डियों को निकालकर गिना। कुल मिलाकर वह 1,10,000 रुपए थे। 1,10,000 रुपए। दांत पीसकर नीना पाटेकर बड़बड़ा उठी।
इतनी रकम तो मैं अपने किसी आदमी को बढ़िया काम करने पर इनाम स्वरूप दे दिया करती थी, और आज यही जमा पूंजी बची है मेरे पास। आखिर इससे कितना वक्त निकलेगा? ज्यादा नहीं निकल सकेगा। रेस्टोरेंट से भी ज्यादा आशा नहीं रखी जा सकती। जो कमीना कुत्ता मेरा सारा माल ले उड़ा है, उसे ढूंढना वक्त की बर्बादी है। अगर उसने मिलना होता तो अब तक वह मिल चुका होता। इस तरह हाथ पर हाथ रखे काम नहीं चलेगा। आदमियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। मुझे फिर काम के मैदान में उतरना पड़ेगा। दौलत इकट्ठी करने के लिए नए सिरे से काम करना होगा। नीना पाटेकर के चेहरे पर वहशीपन के भाव नाचने लगे थे। चेहरा क्रूरता के भावों से भर उठा था। नीना ने गड्डियों को वापस अलमारी में बंद किया और विस्की का नया पैक बनाकर तगड़ा घूंट भरने के बाद सिगरेट का कश लिया। उसका दिमाग इस समय तेजी से दौड़ रहा था कि दोबारा मैदान में कूदने के लिए तैयारी की शुरुआत कहां से करनी होगी। उस्मान अली, उम्र 45 वर्ष, ठिगने पतले शरीर पर हमेशा सादे कपड़े मौजूद रहते। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि वह 4 हत्याओं का कातिल है। पिछले 40 सालों में वह लूटपाट के कई काम कर चुका था और अपने पीछे ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ता था कि पुलिस उसे फंसा पाए। आज तक उसने सैकड़ों हाथ मारे थे, छोटे भी बड़े भी। कभी माल कम लगा हाथ में तो कभी ज्यादा, परंतु उसे कभी दिली तसल्ली ना मिली थी। उम्र बढ़ती जा रही थी, हिम्मत कम होती जा रही थी। अक्सर यह सोचता कि ऐसा कब तक चलेगा। अगर यही हाल रहा तो 2-3 सालों में बढ़ती उम्र के साथ उससे कोई गलती होगी और सीधे कानून के फंदे में जा फंसेगा। फिर उसके अगले पिछले सारे जुर्मों का हिसाब होगा कि जब जेल से बाहर आएगा तो मुंह में एक दांत भी नहीं बचेगा, चलने के काबिल भी न रहेगा, कमर झुकी होगी और बुढ़ापा तब नर्क से भी बुरा साबित होगा। कल ही उस्मान अली ने एक सेठ की तिजोरी लूटी थी। 50,000 उसके हिस्से में आए थे और 25-25 उसने उन दोनों आदमियों को बांट दिए थे जो इस काम में उसके सहायक थे। उस्मान अली के पास जब भी पैसे आते तो हर बार वह यही सोचता कि अगली बार वह बड़ा हाथ मारेगा ताकि अपनी जिंदगी बना पाए, परंतु जब पैसा खत्म हो जाता, जेब खाली हो जाती तो बड़ा काम भूल जाता और छोटा हाथ मारकर ही अपना खर्चा पानी चलाने की जुगाड़ बिठाने लगता। दरअसल उस्मान अली अपनी कमजोरी जानता था। उसे पता था कि वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। बड़ा काम करने के लिए उसे दिल गुर्दे वाले विश्वसनीय व्यक्ति चाहिए थे जो कि उसे हासिल नहीं थे। वह छोटा मोटा शिकार करना ही जानते थे, बड़े कामों में हाथ डालने की कुव्वत उनमें ना थी। वह अक्सर यही सोचता कि उसे कुछ ऐसे साथी तलाश करने चाहिए जो उसकी ही तरह बड़ा हाथ मारने के ख्वाहिशमंद हो, लेकिन वह बखूबी जानता था कि ऐसे लोगों को ढूंढ पाना आसान काम नहीं है। वह छोटे स्केल का शिकारी है, बड़े शिकारी उसे घास भी नहीं डालेंगे। बहरहाल उस्मान अली को यह सब सोचते सोचते साल गुजर गया था और उसका दिल जानता था कि अगले 10 साल भी यही सोचते सोचते गुजर जाएंगे। जो वह कर रहा है वही करता रहेगा। बड़ा काम करना उसके बस का नहीं है, जबकि बड़ा काम वह हर हाल में करने का ख्वाहिशमंद था। मोटे नटियाल के दारू के अवैध अड्डे पर रोज शाम की भांति मंगल पांडे बैठा विस्की का पैक धीरे धीरे सिप कर रहा था और अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था कि दौलत प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए, कहां हाथ मारे। उसके आदमियों ने भी उसके पास चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे कि माल पानी खत्म हो रहा है, कहीं हाथ मारना चाहिए। पांडे खुद भी अपनी जेब को हल्का महसूस कर रहा था इन दिनों। तभी मंगल पांडे की निगाह खूब चंद पर पड़ी जो कभी कभार ही मोटे नटियाल के दारू के अड्डे पर नजर आता था। खूब चंद की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह बदन पर हमेशा कीमती बढ़िया कपड़े पहनता था। जूते भी कीमती होते, परंतु उसके चेहरे पर शेव हमेशा आधा इंच बड़ी रहती, जिसे वह बिना वजह खुजलाता रहता था। मंगल पांडे उसे ही देखे जा रहा था। खूब चंद की निगाहें दारू के सारे अड्डे पर घूम रही थी। वह कोई 38 वर्ष का लफंगा सा दिखने वाला इंसान था, लेकिन बदन पर वह कीमती कपड़े पहने खुद को संभ्रांत समझने लगता था। आखिरकार उसकी निगाहें मंगल पांडे पर रुकी। उसे अपनी ओर देखते पाकर
मंगल पांडे ने मुंह घुमा लिया। कुछ क्षण सोचकर खूबचंद मंगल पांडे के पास चला आया। मंगल पांडे ने निगाह उठाकर उसे देखा। क्या है? मंगल पांडे के लहजे में तीखापन था। मैं यहां बैठ जाऊं? खूबचंद ने शेव में उंगलियां खुजलाकर कहा। और कितनी जगह खाली पड़ी है, कहीं और जाकर बैठ। मुझे तुमसे बात करनी है। मंगल पांडे की आंखें सिकुड़ गई। तूने मुझसे बात करनी है? हाँ, बैठ जा। अपनी जिंदगी में पहली बार तूने कहा है कि तूने मुझसे बात करनी है। जरा सुनू तो सही कि तेरी खोपड़ी में क्या बज रहा है। मंगल पांडे ने होठ सिकोड़कर कहा। खूबचंद बैठा और कीमती सिगरेट सुलगाकर बोला, तू आज दोपहर घर पर आया था? तेरे को किसने कहा? उस सिगरेट के टुकड़ों ने। जिस ब्रांड की तू पीता है, तेरे ब्रांड की विस्की की बोतल मुझे खाली मिली। बात समझने के लिए इतना ही काफी है। खूबचंद ने सिर हिलाया। हाँ, आया था। पांडे ने तीखी मुस्कान के साथ कहा, आगे बोल। तू वहां मत जाया कर। सुन बे, तेरी बहन वहां दुकान खोले बैठी है। मैं आऊं या काला चोर, तेरा बाप का क्या जाता है? जाता है, बहुत कुछ जाता है। खूबचंद अपने शब्दों पर जोर देकर क्या उठा। काले चोर में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। शामली बेवकूफ है, बात को समझती नहीं। तू है बहुत खतरनाक। खतरनाक खतरनाक ही काम करता है। शामली से तेरा पुराना संबंध है। अगर कभी भारी गड़बड़ कर दी तूने तो पुलिस ने शामली के पास हाथ धमकना है। उसे तंग करेगी पुलिस। शामली का बिजनेस बंद होगा सो अलग। कहां से खाएगी वह? सीधे सीधे कहना, तेरी बहन ने धंधा बंद कर दिया तो तेरी हालत बिगड़ जाएगी। तेरे खर्चे कौन पूरा करेगा? बहन के धंधे पर ही तो तेरी गाड़ी चलती है। मंगल पांडे ने कड़े स्वर में कहा तो खूबचंद तिलमिला उठा। ऐसा ही सही, पर तू शामली के पास आना छोड़ दे। तुझे एक राय देता हूं खूबचंद। मंगल पांडे ने गिलास से तगड़ा घूंट भरा। शामली के पास आना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तेरे लिए सलाह है कि तू कोई काम शुरू कर दे। चोरी चकारी तू कई बार कर चुका है। राह चलते लोगों को तूने कई बार लूटा है। तबीयत से इसी धंधे पर लग जा। अपने पांवों पर खड़े होना सीख। बहन की कमाई पर नजर रखना छोड़ दे, बल्कि खुद कमा, उसे भी खिला, उसके खर्चे पूरे कर ताकि वह धंधा ना करके शराफत की जिंदगी बसर करे। जब ऐसा होगा तो मैं खुद ही आना छोड़ दूंगा। नहीं तो जब तक दुकान खुली रहेगी तू मेरा तो क्या, किसी का भी वहां आना बंद नहीं कर सकता। कराएगा तो भूखा मरेगा। धंधा बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। मंगल तुम सुन बे। मंगल पांडे एकाएक खतरनाक भाव से गुर्रा उठा। तू मुझे अच्छी तरह जानता है, फिर भी फालतू की बकवास किए जा रहा है। मैं एक आवाज निकालूं तो तेरी बहन की दुकानदारी हमेशा के लिए बंद हो जाए। इस इलाके में ऐसा कोई नहीं जो मेरी बात ना माने या मेरे खिलाफ जाए। उठ और दफा हो जा। दोबारा इस मामले में बात की तो मोटे नटियाल के पीछे वाले कमरे में ले जाकर तेरे टुकड़े कर दूंगा। सतनाम की याद है ना तुझे? 1.5 महीना पहले एक छोकरी को लेकर भाग गया था मेरे से, तो उसे मोटे नटियाल के कमरे में ही ले जाकर मारा था और लाश नाले में मिली थी। एक बारगी मैं पैसा तो छोड़ सकता हूं, लेकिन छोकरी नहीं। भेजे में आई तेरे बात कि नहीं? तभी मोटा नटियाल वहां आ पहुंचा। 55 वर्ष, ठिकने कद का मोटा। उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी अपराधियों के साथ बीती थी। यह तेरे पास क्या कर रहा है? मोटे नटियाल ने मंगल से पूछा। साला कहता है मैं लफाड़ी आदमी हूं, इसलिए इसकी बहन की दुकान पर ना जाऊं। कभी लफड़ा हो गया तो पुलिस ने इसकी बहन की दुकानदारी बंद करा देनी है, क्योंकि मैं सालों से इसकी बहन की दुकान का शटर उठाने जाता हूं। मंगल पांडे धधकते स्वर में बोला। मोटे नटियाल ने अपनी छोटी आंखों को और भी सिकोड़ लिया। मंगल, पीछे वाला कमरा खाली है, ले जा इसे वहां। इसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। नटियाल के खतरनाक शब्द सुनते ही खूबचंद हड़बड़ा कर उठ गया। क्या हुआ? उठ गया? खूबचंद के होठ हिले। बिना कुछ कहे पलटा और दूर जाकर अन्य टेबल पर बैठ गया। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव हावी हो चुके थे। हरामखोर, कुत्ता कहीं का। नटियाल बड़बड़ाया और वहां से चला गया। मंगल पांडे ने गहरी सांस ली और टेबल पर पड़े गिलास को उठाकर एक ही सांस में खाली किया और उसे वापस रखकर सिगरेट सुलगा ली। फिर यूं ही वहां बैठा लोगों पर निगाहें दौड़ाने लगा। तभी उसकी निगाहें देवराज चौहान पर जा अटकी, जो कुछ दूर बैठा होठों पर मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। उसे अपनी ओर देखते पाकर देवराज चौहान ने हाथ से उसे पास आने का इशारा किया। मंगल पांडे ने
हैरानी से आसपास देखा और फिर देवराज चौहान को। देवराज चौहान ने पुनः उसे अपने पास आने का इशारा किया। मंगल पांडे की आंखें सिकुड़ गई। यहाँ किसी की हिम्मत न थी कि कोई उसे इस प्रकार बुलाए। सब उसे जानते थे और उससे कतराते थे। इसका मतलब यह नया चेहरा उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अगर जानता होता तो ऐसा ना करता। उसे इस प्रकार बुलाता पाकर मंगल पांडे मन ही मन उसकी अक्ल ठिकाने लगाने का फैसला कर चुका था और उठकर देवराज चौहान की तरफ बढ़ गया। तूने मुझे बुलाया? मंगल पांडे करीब पहुंचकर क्रूरता भरे स्वर में बोला। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाया। जानता है मुझे? वह पुनः गुर्राया। देवराज चौहान ने फिर सहमति में सिर हिलाया। अच्छी तरह जानता है या ऊपर ऊपर से? अच्छी तरह से, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। इस पर भी तूने मुझे बुलाने की हिमाकत की? हाँ, नजरें टकरा गई तो बुला लिया, नहीं तो मैं खुद तेरे पास आने वाला था। बैठ, तेरे से काम की बात करनी है, देवराज चौहान बोला। अनिश्चित सा मंगल पांडे खड़ा देवराज चौहान को देखता रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह नया चेहरा उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा और बात भी ऐसे कर रहा है जैसे आम आदमी से बात कर रहा हो। ऊपर से कहता है कि काम की बात करनी है। तू है कौन? तेरा लेवल क्या है? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और उठ खड़ा हुआ। नटियाल वाले कमरे में चले, वहां आराम से बैठकर बात करते हैं। मंगल पांडे चौंका तो वह नटियाल के पीछे वाले कमरे के बारे में भी जानता है। कौन है यह? पुलिस का आदमी? किसी मामले में फंसाने आया है उसे? उसने दारू के अड्डे पर निगाह मारी ताकि यह जान सके कि इसके और कितने साथी यहाँ मौजूद है, परंतु वहां सब पुराने ही चेहरे थे। अलबत्ता खूब चंद को अवश्य अपनी तरफ देखते पाया, जिसने कि उसे देखते ही सक पकाकर निगाहें फेर ली थी। चल, मंगल पांडे ने सर्द भाव से देवराज चौहान से कहा। पांडे देवराज चौहान को लेकर आगे बढ़ा। काउंटर के पास खड़ा मोटा नटियाल उन दोनों को देख रहा था। पांडे उसके करीब ठिठका। हम कमरे में जा रहे हैं, मारधाड़ सुनाई दे तो ध्यान मत देना। मोटे नटियाल की सर्द निगाहें देवराज चौहान पर जा टिकी। दोनों आगे बढ़े और काउंटर के पीछे से होकर छोटी सी गैलरी को पार करके कोने में बने कमरे में प्रवेश कर गए। यहां सिर्फ टेबल के अलावा 3 कुर्सियां पड़ी थी। भीतर प्रवेश करके दरवाजा बंद करके पलटते हुए मंगल पांडे ने रिवॉल्वर निकाल ली। तभी देवराज चौहान की रिवॉल्वर उसकी कमर में जा लगी। मंगल पांडे, देवराज चौहान शांत स्वर में बोला, मैं तुमसे सीधे मुंह बात करने आया हूं, हथियार से नहीं। जब तेरा हाथ जेब में गया था तो मैं समझ गया था कि रिवॉल्वर निकालने जा रहा है। कान खोल कर सुन ले, मैंने तेरे से सिर्फ बात करनी है। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने उसकी कमर से रिवॉल्वर हटाई और जेब में डाल ली। फिर होठों में फंसी सिगरेट का कष्ट लेकर उंगलियों में फंसा ली। मंगल पांडे ने देवराज चौहान की इस हरकत से समझ लिया कि यह भी उससे कम नहीं है। उसने यही सोचा कि सुन लेना चाहिए कि यह क्या क्या कहना चाहता है। इस विचार के साथ ही मंगल पांडे ने रिवॉल्वर वापस जेब में रख लिया। नाम क्या है तेरा? कुर्सी पर बैठता हुआ मंगल पांडे बोला। देवराज चौहान। देवराज चौहान। मंगल पांडे उसके नाम को दोहराकर कुछ कहने ही जा रहा था कि अगले ही पल चौंका। देवराज चौहान? कौन देवराज चौहान? क्राइम वर्ल्ड में सिर्फ एक ही देवराज चौहान है। मंगल पांडे हैरानी से उसे देखता रह गया था। आंखों में हैरानी का समंदर आकर ठहर गया था। कई पल तक उसके मुंह से बोल ना फूटा। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम वही देवराज चौहान हो जिसने 2 महीने पहले ही हीरा भाई ओम भाई के जवाहरातों के शोरूम में 6 करोड़ की डकैती की थी? हाँ, मैं ही उस 6 करोड़ की डकैती का जन्मदाता था। यार, फिर तो तुम्हारे पास बहुत माल होगा। मंगल पांडे प्रभावित नजर आने लगा। तुम्हें डकैती का ब्यौरा मालूम है? देवराज चौहान मुस्कुराया। नहीं। तो इस बारे में बात ना करो कि मेरे पास माल है या नहीं। मैं तो कभी सोच नहीं सकता था कि तुम्हारे जैसी बड़ी हस्ती मुझसे मिलेगी ही नहीं बल्कि खुद मेरे पास आएगी। मैं बड़ी हस्ती हूं। मेरी निगाहों में तो तुम क्राइम वर्ल्ड के बादशाह हो। हे भगवान, 4 डकैती क्या मार ली, बादशाह बन गया। खैर छोड़ो, यह बताओ कौन से ब्रांड की विस्की है? मैं शराब नहीं पीता। क्या तुम शराब नहीं पीते? मंगल पांडे हैरानी से कह उठा। नहीं, इंसान के लिए शराब पीना जरूरी नहीं होता। वास्तव में अजीब आदमी हो तुम। शराब नहीं पीते परंतु क्राइम वर्ल्ड में अपने झंडे को लहराते फिर रहे हो।
मंगल पांडे ने गहरी सांस लेकर कहा। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया और फिर बोला, मैं तुम्हारे पास किसी खास काम के लिए आया था। बोलो बोलो, तुम्हारे लिए तो पूरा का पूरा हाजिर हूं। आजकल क्या कर रहे हो? किसी काम में हाथ डाला हुआ है? नहीं, 2-4 दिन में डालने की सोच रहा था। यानी कुछ नहीं कर रहे? नहीं। देवराज चौहान ने सिर हिलाया, फिर 2 पल खामोश रहकर बोला, मैं कुछ करने जा रहा हूं, मेरे साथ काम करोगे? तुम्हारे साथ काम करूंगा तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। वैसे क्या काम करने का इरादा है तुम्हारा? कहां हाथ मार रहे हो? बैंक डकैती। बैंक डकैती? मंगल पांडे चौंका, फिर बोला, कहां? वजीर चंद पैलेस का नाम सुना है? सुना क्या, देखा भी है। तुम बात बोलो। मंगल पांडे जल्दी से क्या उठा। वजीर चंद प्लेस में हिंदुस्तान बैंक की बहुत बड़ी ब्रांच है, उसी जगह डकैती का प्रोग्राम बनाया है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। 10 करोड़ के आसपास माल हाथ लगने की आशा है, हिस्से बराबर के होंगे। सोच लो, ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। कोई दबाव नहीं है। अगर तुम्हें मंजूर ना हो तो स्पष्ट कह दो, मुझे आदमियों की कमी नहीं। मंगल पांडे देवराज चौहान का चेहरा देखता रह गया। 10 करोड़ की बैंक डकैती? हाँ, हो जाएगी। मेरा मतलब है सफल डकैती हो जाएगी ना। काम तो सोचकर ही किया जा रहा है। देवराज चौहान मुस्कुराया, लेकिन वजीर चंद प्लेस तो बहुत व्यस्त इलाका है, वहां पर ऐसा काम करना ठीक होगा? एकाएक मंगल पांडे क्या उठा। मंगल पांडे। देवराज चौहान एक एक शब्द चबा कर क्या उठा। खतरा तो हर काम में होता है, छोटे काम में खतरा, बड़े काम में खतरा, हर जगह खतरा ही खतरा। मैंने जिस बैंक को लूटने की योजना बनाई है वहां से करोड़ों मिलने की आशा है, इसलिए खतरा भी इसी हिसाब से है। यह हजारों का खेल नहीं है कि 20 दिन बाद फिर सोचना पड़े कि हाथ कहाँ मारना है। यह मोटा माल है। अगर सफल हाथ पड़ गया तो जिंदगी में दोबारा काम करने की जरूरत नहीं। सफल ना भी हुए तो जान बचाकर भाग निकलने का मौका तो मिलेगा ही। आज तक मेरी कोई योजना असफल नहीं हुई। भगवान ने चाहा तो इस बार भी हमें सफलता ही मिलेगी। मंगल पांडे ने आवेश में कांपते हाथों से सिगरेट सुलगाई। वैसे कितना खतरा है इस काम में? 10 करोड़ जितना, यानी कि अधिक है। मतलब तुम कुछ भी निकालो। योजना क्या है? अभी नहीं बताऊंगा, जब सब एकत्र होंगे तब बताऊंगा। तब तक तुम अपना मन बना लो कि खतरे वाले काम में हाथ डालना है या नहीं। मैं फिर मिलूंगा तुमसे। खतरे वाले काम में तो हाथ डालता ही रहता हूं। यूं कहो कि ज्यादा खतरे वाले काम में हाथ डालना है या नहीं। वैसे इस बात को इस नजरिए से भी सोचा जा सकता है कि मोटे माल को हासिल करने वाले काम में हाथ डालना है या नहीं। शायद अब तुम, देवराज चौहान मुस्कुराए, सही ढंग से सोच रहे हो। एक बात बताओ। बोलो। डकैती असफल होने की स्थिति में हम सब मरेंगे? पांडे ने पूछा। अगर डकैती पूरी तरह असफल रही तो फिर शायद हम सब ही मरे। ऐसी हालत में कोई किस्मत वाला ही बच पाए, और जो डकैती में लापरवाह रहेगा उसके मरने के चांसेस ज्यादा हैं। मेरा प्लान ही कुछ ऐसा है। अगर हमारा कोई साथी मरता है या फंस जाता है तो उसे बचाया नहीं जाएगा। हमारा इकलौता मकसद होगा डकैती डालो और भाग लो, पीछे मुड़कर नहीं देखना है हमें। ऐसे विचार वाले लोग ही तरक्की करते हैं। मंगल पांडे ने सहमति में गर्दन हिला दी। सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूं। छोटे हाथ तो बहुत मारे, इस बार बड़ा दांव ही सही देखी जाएगी। आर या पार, सफल रहे तो जिंदगी बन जाएगी। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। सोच लो, इतनी जल्दी फैसला ना करो। ऐसी बातों में फैसले सोचकर नहीं किए जाते। काम कब शुरू करना है, एक बार हां कहने के बाद पीछे हटना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मंगल पांडे हमेशा कदम आगे की तरफ उठाता है, पीछे की तरफ नहीं। गुड। देवराज चौहान ने तसल्ली भरे अंदाज में सिर हिलाया। तो फिर इतना ध्यान रखना कि अब तुमने किसी भी काम में हाथ नहीं डालना है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और अगली मुलाकात का इंतजार करो। मैं या मेरा साथी जगमोहन जल्दी ही तुम्हारे पास आएंगे, और इस बारे में अपना मुंह बंद रखना, बात मुंह से बाहर ना निकले। मंगल पांडे ने सिर हिलाया, फिर कह उठा। काम कब शुरू करना है? मुनासिब वक्त पर तुम्हें हर बात का जवाब मिल जाएगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान उठा और विदा लेकर बाहर निकल गया। मंगल पांडे वहीं बैठा रहा, सोचों में गुम। मन में करोड़ों रुपया हासिल करने के लिए खुशी भी थी और डकैती में आने वाले खतरे की उसे परवाह नहीं थी। मन ही मन हिसाब लगाया कि अगर उसे 1 करोड़ भी मिल जाए तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। मोटे नटियाल के आने पर
मंगल पांडे अपने गुड़मुड़ विचारों से बाहर निकला। कौन था यह? मंगल पांडे ने नटियाल को देखा। देवराज चौहान, अपनी ही लाइन वाला। यह यहां क्या करने आया था? मोटा नटियाल चौंका। काम की बात करने आया था, फिर बताऊंगा, कहने के साथ ही पांडे भी बाहर निकल गया। मोटे नटियाल की आंखों में व्याकुलता भर आई। और बात जो भी हो, लेकिन खूबचंद की यह खूबी थी कि जिसे एक बार देख लेता था उसे कभी भूलता नहीं था। इन मामलों में उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। नटियाल और पांडे की पीछे वाले कमरे की धमकी सुनकर वह फौरन वहां से खिसक कर हटकर आ बैठा था और मन ही मन भुनभुनाता हुआ रह रहकर मंगल पांडे को देखता हुआ सोच रहा था कि अगर उसका बस चले तो मंगल पांडे का नामो निशान मिटा दे। लेकिन वह अपनी मजबूरी को भी समझता था कि कम से कम इस जन्म में तो मंगल पांडे का बाल भी वाका नहीं कर पाएगा, उसकी उंगली का नाखून तक नहीं उखाड़ पाएगा। खूबचंद इन्हीं सब बातों को लेकर सोच रहा था कि तभी उसने मंगल पांडे को अपनी टेबल से उठकर दूसरी टेबल की तरफ बढ़ते देखा। फिर जिस आदमी के पास जाकर पांडे रुका, उसे देखते ही खूबचंद चौंका। मस्तिष्क में धमाका फूटा कि उसने इस आदमी को पहले कहीं देख रखा है। क्या नाम है इसका? दूसरे ही पल मस्तिष्क में ज्ञान का दूसरा धमाका फूटा। उसे याद आया कि 2-3 महीने पहले किसी डकैती के सिलसिले में इसकी तस्वीर अखबार में देखी थी और इसका नाम देवराज चौहान है। देवराज चौहान, खतरनाक शख्सियत, क्राइम की दुनिया का एक हिस्सा, बड़े से बड़ा दादा भी जिससे कन्नी कतरा जाए। ऐसे खतरनाक इंसान का मंगल पांडे जैसे आम दादों से क्या वास्ता। फिर उसके देखते ही देखते देवराज चौहान और मंगल पांडे दारू के अड्डे के पीछे बने मोटे नटियाल के कमरे की तरफ चले गए। बाल की खाल निकालना खूबचंद को खूब आता है। इस काम में तो वह माहिर है। वह अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता हुआ देवराज चौहान और मंगल पांडे के बीच की कड़ी को तलाशने लगा कि किस आधार पर दोनों मिले हैं, बीच में क्या है। देवराज चौहान के बारे में वह अच्छी तरह जानता था कि वह सिर्फ काम के ही बंदों से वास्ता रखता था। बेकार में वह किसी के पास जाता नहीं था, किसी से बात नहीं करता था। इसका मतलब साफ था, देवराज चौहान किसी प्रकार की खिचड़ी बनाने की तैयारी में था और मंगल पांडे उस खिचड़ी का हिस्सेदार बनने जा रहा था। खूबचंद के मन में मंगल पांडे के प्रति बैर तो था ही, इसलिए उसने इस मामले पर निगाह रखने की सोची ताकि अगर कहीं मौका मिले तो सामने आए बगैर ही मंगल पांडे की खोपड़ी दुरुस्त कर सके। आधे घंटे के बाद जब देवराज चौहान मोटे नटियाल के दारू के अड्डे से बाहर निकला तो खूबचंद सावधानी से देवराज चौहान के पीछे लग गया। मंगल पांडे से मिलने के पश्चात देवराज चौहान सीधा डालचंद के घर पर पहुंचा। दरवाजा थपथपाने पर शारदा देवी ने दरवाजा खोला। नमस्कार माँ जी, देवराज चौहान ने हाथ जोड़कर कहा। जुग जुग जियो बेटा, कौन हो तुम? शारदा देवी ने प्यार से कहा। माँ जी, मैं डालचंद का दोस्त हूँ, उसी के साथ कंपनी में काम करता था। यहां से निकल रहा था तो सोचा मिलता चलूं। कहाँ है डालचंद? वह तो घर पर नहीं है बेटा, शाम हो गई है, आने ही वाला होगा, शारदा देवी ने अपनत्व से कहा। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। माँ जी, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, थोड़ा सा आगे कुछ काम था, तब तक डालचंद भी आ जाएगा। देवराज चौहान ने मुस्कुरा कर कहा। पानी तो पी लो। मैं बस माँ जी, मैं अभी आता हूं, और फिर पानी ही क्या, साथ में चाय भी पीऊंगा। देवराज चौहान ने विदा ली और मकान से कुछ हटकर बनी चाय की दुकान पर जा बैठा और निगाहें डालचंद के घर पर टिका दी ताकि डालचंद आए तो उसे बाहर ही थाम ले। चाय वाले को चाय का ऑर्डर दे दिया। चाय आई तो वक्त बिताने की खातिर चाय के घूंट भरने लगा। मोटे नटियाल के दारू के अड्डे से ही खूबचंद उसके पीछे था। खूबचंद ने देवराज चौहान को डालचंद के घर पर जाते देखा, उसकी मां से बात करते देखा। वह समझ गया कि देवराज चौहान को जिससे मिलना था वह उसे मिला नहीं और अब उसके इंतजार में चाय की दुकान में बैठा है। कुछ दूर रहकर खूबचंद ने मुनासिब जगह संभाली और देवराज चौहान पर निगाह रखने लगा। कभी कभार वह डालचंद के मकान के बंद दरवाजे की ओर भी देख लेता था। यह सब वह मंगल पांडे को सबक सिखाने की खातिर कर रहा था कि मालूम तो हो देवराज चौहान के साथ पांडे किस फेर में है, तब किसी तरह पांडे की खोपड़ी दुरुस्त करेगा। 7 बजे डालचंद लौटा, थका हारा हमेशा की तरह। चेहरा उतरा हुआ था, जेब में 98 का सिक्का पड़ा था, जूते घिस कर बराबर हुए जा रहे थे।
आज वह अपने पुराने दोस्त के पास कुछ पैसे उधार लेने गया था, परंतु उस दोस्त ने उसे स्पष्ट इनकार कर दिया था। सुबह नौकरी के लिए इंटरव्यू था, लेकिन मालूम हुआ इंटरव्यू से पहले ही किसी खास आदमी की सिफारिश पर दूसरे को नौकरी पर रख लिया गया। डालचंद को अपनी जिंदगी में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। माँ की बीमारी का इलाज वह करा नहीं पा रहा था और कमला की शादी की बात तो दूर की थी। अपनी किस्मत पर आंसू बहाता घर की तरफ लौट रहा था कि देवराज चौहान उसके सामने आ खड़ा हुआ। डालचंद ठिठका, बुझी सी निगाहों से उसे देखा। कैसे हो डालचंद? देवराज चौहान एकाएक मुस्कुराकर बोला। डालचंद ने असमंजसता भरी निगाहों से उसे देखा। शायद सोच रहे हो कि मुझे पहले कहां देखा है? देवराज चौहान हौले से हंसा। डालचंद ने उलझन भरी निगाहों से सिर हिलाया। तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा? फिर तुम मुझे जानते कैसे हो? डालचंद के होठों से निकला। देवराज चौहान ने अपनेपन से उसके कंधे पर हाथ रखा। आओ वहां बैठकर बात करते हैं, चाय भी पी लेंगे। कुछ ना समझते हुए भी डालचंद देवराज चौहान के साथ हो लिया। वह दोनों चाय की दुकान पर एकांत में बैठे। ऑर्डर देते ही चाय आ गई। डालचंद ने चाय का घूंट भरा तो जैसे दिन भर की थकावट उतरती महसूस हुई। उसने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। कौन हो तुम? डालचंद ने चाय का घूंट भरा। देवराज चौहान नाम है मेरा। लेकिन मुझसे क्या चाहते हो? क्षण भर ठिठक कर देवराज चौहान ने सिर हिलाया, फिर बोला, आजकल तुम बहुत तंगी के दौर से गुजर रहे हो। नौकरी रही नहीं, तुम्हारा रिकॉर्ड खराब होने की वजह से दूसरी नौकरी तुम्हें मिल नहीं रही। डालचंद के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आ गए। यही सब बताने के लिए तुम मुझे चाय पिला रहे हो? नहीं, मैं तो यूं ही बात कर रहा था। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट थी। बात क्या है? क्या चाहते हो मुझसे? चाय क्यों पिलाई मुझे? दोस्ताना ढंग से क्यों पेश आ रहे हो मुझसे? इतना तो मैं समझता हूं कि तुम मुझसे अवश्य कुछ चाहते हो। डालचंद के होठों से रूखा सा स्वर निकला। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और बोला, 3 महीने पहले तुमने राजा राम का काम किया था। डालचंद चौंका। क्या बोले तुम? कौन सा काम किया था मैंने राजा राम का? खैर, इतना तो माना कि तुम राजा राम को जानते हो। देवराज चौहान ने मुस्कुरा कर कहा। रही बात काम की, तो उसे ढका ही रहने दो। जो वक्त निकल जाए उसे दोहराना नहीं चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि तुम बेहतरीन दक्ष ड्राइवर हो। डालचंद ने उसकी आंखों में झांका। सामने पड़ी चाय पीना वह भूल गया था। तुम्हारी असलियत क्या है? डालचंद की आवाज में सख्ती भर आई थी। मैं क्राइम वर्ल्ड से संबंध रखता हूं। देवराज चौहान। डालचंद चौंका। देवराज चौहान का नाम उसने सुन रखा था। तुम वही तो नहीं जिसने कई डकैतियां डाली है? हाँ, मैं वही हूं। डालचंद की जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मुझसे क्या चाहते हो? मेरे बारे में जानते ही तुम घबरा क्यों गए? देवराज चौहान हौले से हंसा। जवाब में डालचंद ने कुछ नहीं कहा। सुनो डालचंद, राजा राम की तरह मुझे भी तुमसे काम है। राजा राम से तुम्हें सिर्फ 25,000 मिले थे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत बड़ी रकम दूंगा। इतनी बड़ी कि सारी उम्र फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। अपनी बीमार माँ का इलाज करा सकते हो, अपनी बहन की शादी शान से कर सकते हो, अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हो। डालचंद फिर भी कुछ ना बोला। यूं समझो कि मैं तुम्हारी गरीबी दूर करने आया हूं। इसमें खतरा इतना ही है जितना कि राजा राम के काम में था, परंतु दौलत इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकते। राजा राम जैसे तुम्हारे पैरों में पड़े होंगे। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लेकर गंभीर स्वर में कहा, मेरे साथ चलकर फायदे में रहोगे डालचंद? डालचंद ने सूखे होठों पर जीभ फेरी, फिर खुश्क गले से बोला, कितना माल मिलेगा? 1 करोड़ से ज्यादा। डालचंद का शरीर कांपा, फिर स्थिर हो गया। क्या हुआ? देवराज चौहान ने उसके चेहरे को निहारा। डालचंद का शरीर इस प्रकार कांपा जैसे उसमें जान पड़ गई हो। तुमने 1 करोड़ ही कहा था ना? हाँ। मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ काम। क्यों? देवराज चौहान चौंका। कार ड्राइविंग के बदले तुम मुझे 1 करोड़ रुपया दे रहे हो? जो भी सुनेगा तुम्हें पागल कहेगा। डालचंद उठ खड़ा हुआ। या फिर कहो कि मामला खतरनाक है। काम सिर्फ ड्राइविंग का ही नहीं और भी कुछ है। 1 करोड़ का मैं क्या करूंगा जिसे इस्तेमाल करने के लिए मैं जिंदा ही ना रहूं? देवराज चौहान ने उसकी कलाई पकड़कर वापस बिठा लिया। मैं तो मजाक कर रहा था। देवराज चौहान के होठों पर गहरी मुस्कान बिखर गई। क्या मतलब? काम करने की एवज में तुम्हें 50,000 रुपया मिलेगा। 50,000? डालचंद ने उसके शब्द दोहराए। हाँ, करना क्या है? मैं अपने साथियों के साथ बैंक लूट रहा हूं। तुम कार के साथ बैंक से कम 1 किलोमीटर दूर खड़े होंगे। हम आएंगे, कार में बैठेंगे, तुम्हें कार भगानी होगी। ध्यान रहे, तब तक शहर भर की पेट्रोल कारों को हम लोगों के बारे में सूचना मिल गई होगी।
डालचंद ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। इस काम के मुझे 50,000 मिलेंगे? हाँ, तुम हमें ठिकाने पर पहुंचाओगे, हम फौरन 50,000 तुम्हें दे देंगे। बैंक डकैती से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। डालचंद ने पूछा। नहीं, मुझे सिर्फ फास्ट ड्राइवर की जरूरत है जो उस कम समय में हमें पुलिस के फैलाए जाल से निकाल सके, और यह काम तुम बखूबी कर सकते हो डालचंद। बोलो, है मंजूर? नहीं। नहीं? क्यों? देवराज चौहान चौंका। मान लिया उस वक्त पुलिस के फैले जाल में जा फंसे तो जानते हो क्या होगा? तब पुलिस वाले मुझे भी बैंक डकैती में शामिल समझेंगे, लंबी जेल हो जाएगी मुझे। इसका मतलब तुम्हें अपनी कार ड्राइविंग पर भरोसा नहीं रहा? डालचंद ने होठ भींचकर उसे देखा। तुम तो कार रेसिंग के ड्राइवर हो, आजकल तुम्हारी जेब खाली है, इसलिए हौसला छोड़ बैठे हो। सोचते हो तुमसे कोई काम नहीं हो सकेगा, तुम किसी काबिल नहीं रहे। अपना विश्वास वापस लाओ डालचंद, तुम्हारी हिम्मत वापस लाने में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। कैसे? डालचंद को महसूस हुआ देवराज चौहान वास्तव में सही कह रहा है। परेशानियों ने उसे इस कदर घेर रखा है कि उसका विश्वास छिन्न भिन्न हो चुका है। देवराज चौहान ने जेब में हाथ डाला और 50 के नोटों की गड्डी निकालकर आहिस्ता से उसकी जेब में सरका दी। डालचंद सिर्फ गड्डी की झलक ही देख पाया। इतने सारे नोटों को अपनी जेब में सरकते पाकर उसका गला खुश्क होने लगा। वह तो 150 की तलाश कर रहा था और इतने सारे नोट। 5,000 है ये, अपनी जरूरतें पूरी करो। यह रकम उस 50,000 में से एडवांस नहीं है, यह तुम्हारी हाँ की कीमत है। काम पूरा होते ही तुम्हें 50,000 मिलेगा, साथ में एक वादा भी कि अगर डकैती मोटी रही तो तुम्हें उसी हिसाब से पेमेंट मिलेगा। डालचंद उसे देखता रह गया, कुछ नहीं बोल पाया। मेरा ख्याल है कि कम से कम तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे कि अपनी बहन की शादी कर सको, अपनी बीमार माँ का इलाज अच्छी तरह करा सको और अपनी बेरोजगारी दूर करके कोई नया रोजगार शुरू कर सको। और यह सब काम तुम्हें इस शहर के बाहर करने होंगे, क्योंकि जब किसी कंगले के पास एकाएक दौलत आ जाए तो पुलिस की निगाहें उस पर टिक जाती है। ऐसे समय में जरा सी लापरवाही इंसान को हमेशा के लिए जेल में ठूस देती है। डालचंद ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं इन बातों को। एकाएक उसकी आवाज में विश्वास का पुट आ गया था। अब घर पर ही रहना, जरूरत पड़ने पर तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे कि काम कब करना है। वैसे काम कब तक होगा? 10-15 दिन तक। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। इस मामले में जुबान बंद और कान आंखें खुले रखना। डालचंद के सिर हिलाने पर देवराज चौहान वहां से चला गया। डालचंद ऐसे काम में हाथ नहीं डालना चाहता था, लेकिन 3 महीनों में एक एक पैसे की मोहताजगी ने उसे सिखा दिया था कि दौलत ही धरती का भगवान है, और अब आती दौलत को ठुकराना किसी भी तरह से समझदारी नहीं थी। खूबचंद की खूबियों में यह खूबी भी शामिल थी। उसकी आंखें बिल्ली की भांति तेज थी। दूर की चीज को भी ऐसे देख लेता था जैसे लोग दूरबीन से देखते हैं। जब देवराज चौहान ने नोटों की गड्डी डालचंद की तरफ सरकाई तो न केवल उसने गड्डी देखी, बल्कि यह भी देख लिया कि गड्डी 50 के नोटों की थी। देवराज चौहान के चले जाने के पश्चात डालचंद तो उठकर अपने घर की तरफ बढ़ गया था। वह पहले मुर्दानी चाल से चल रहा था और अब शान से चल रहा था। खूबचंद ने सब कुछ नोट किया और सोचने लगा, मामला क्या है। देवराज चौहान पहले मंगल पांडे के पास गया, उससे बात की। उसे भी नोटों की गड्डी दी या नहीं, यह तो उसे नहीं मालूम था, क्योंकि सारी बात बंद कमरे में हुई थी। उसके बाद देवराज चौहान उस इंसान से मिला, उसे नोटों की गड्डी दी। देवराज चौहान कोई पागल तो है नहीं जो यूं ही नोट बांटता फिरेगा, यानी मामला गहरा ही है। लेकिन यह है कौन जिसे देवराज चौहान ने नोटों की गड्डी दी? खूबचंद वहीं रुक गया। देवराज चौहान के पीछे नहीं गया। उसने डालचंद के बारे में आसपास से मालूम करना शुरू किया। डालचंद के बारे में जानकारी एकत्रित करने में उसे पूरे 3 घंटे लगे। 3 घंटों में डालचंद के बारे में एक एक बात जान ली थी उसने। बाकी सब बातें तो उसके लिए आम ही थी, लेकिन यह बात उसे कारआमद लगी कि वह रेसिंग कार ड्राइवर है। अब खूबचंद कड़ियां मिलाने लगा। खुद देवराज चौहान खतरनाक वांटेड है, इसके साथ रहने वाला इसका खतरनाक दोस्त जगमोहन। देवराज चौहान का मंगल पांडे से मिलना, पांडे भी खतरनाक इंसान है और डकैतियां वगैरह डालता है। फिर देवराज चौहान का इस कार रेसर से मिलना और उसे नोटों की गड्डी देना, यानी कि यह लोग कुछ करने जा रहे हैं। और कार रेसर डालचंद ने बाद में कार को भगाना था। एकाएक खूबचंद को पछतावा होने लगा कि वह देवराज चौहान के पीछे क्यों नहीं गया। क्या मालूम जो काम वह करने जा रहा है उसमें किसी और को भी शामिल कर रखा हो और वह उसके बारे में भी जान जाता। बहरहाल जो हो गया सो हो गया। अब उसने यही फैसला किया
कि वह मंगल पांडे और कार रेसर डालचंद पर निगाह रखेगा। ऐसा करने पर ही आगे के हालातों से वह वाकिफ हो सकेगा। देवराज चौहान नीना पाटेकर के रेस्टोरेंट के सामने पहुंचा। जगमोहन वहां पहले से ही मौजूद पाटेकर के रेस्टोरेंट की निगहबानी कर रहा था। वह पास आ गया। पांडे और डालचंद से मिल गए? जगमोहन ने पूछा। हाँ, वह दोनों तैयार हैं। कोई अड़चन तो नहीं? नहीं, अलबत्ता डालचंद ने यह जानकर कि उसे करोड़ मिलेगा तो उसने काम करने से इनकार कर दिया। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। बात भी ठीक थी कि कार की ड्राइविंग के बदले इतनी बड़ी रकम कभी हासिल नहीं होती। बहरहाल मैंने उसे 50,000 का ऑफर दिया है, लेकिन डकैती में उसका बराबर का हिस्सा होगा। जब 50,000 में ही काम चल रहा है तो क्या जरूरत है उसे बराबर का हिस्सा देने की? देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। कार ड्राइविंग के साथ अगर वह पकड़ा गया तो पुलिस वाले उसे बैंक डकैती का बराबर का हिस्सेदार मानेंगे। तब कोई बात नहीं सुनेगा कि वह तो डकैती के समय कार के साथ घटना स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा था। कानून की निगाहों में वह हम सबके बराबर का ही मुजरिम होगा। डकैती में अगर हम लोगों के हाथों 2-4 कत्ल भी हुए होंगे तो पुलिस उन कत्लों में भी उसे हिस्सेदार मानेगी, यानी कि उसके लिए भी खतरा हम लोगों के बराबर है, तो हिस्सा बराबर क्यों ना हो उसका। वह डकैती में तो शामिल होगा नहीं, तब तो वह आराम से अपनी कार में बैठा होगा। मौत से तो हम खेल खेल रहे होंगे। जगमोहन ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। मानता हूं, जब हम सबको बिठाए कार भगा रहा होगा, आगे पीछे दाएं बाएं पुलिस की कार होगी, तब हम भी तो आराम से बैठे होंगे। सारी जिम्मेदारी उसकी ही होगी। उसकी जरा सी चूक, लुटी गई सारी दौलत और हमें भी पुलिस के फंदे में फंसवा सकती है। यह क्यों भूलते हो तुम? जवाब में जगमोहन मुंह बिचका कर रह गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और रेस्टोरेंट पर निगाह मारकर बोला। नीना पाटेकर अंदर है? हाँ, रेस्टोरेंट के ऊपरी हिस्से में, जगमोहन बोला। खिड़की पर एक बार की झलक दिखी थी उसकी। इस बात को घंटा हो चुका है। ठीक है, मैं उससे मिलकर आता हूं। कहने के साथ देवराज चौहान रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। शाम के 8:30 बज रहे थे। देवराज चौहान सबकी निगाहों से बचकर रेस्टोरेंट के पिछले हिस्से में पहुंचा और ऊपर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां समाप्त हुई ही थी कि उसकी कमर से रिवॉल्वर की नाल आ लगी। देवराज चौहान ठिठका। कौन हो तुम? नीना पाटेकर का सख्त स्वर उसके कानों में पड़ा। देवराज चौहान ने निगाहें घुमाकर देखा तो दाईं ओर पाटेकर को खड़े पाया। वह उसे खतरनाक निगाहों से देख रही थी। रिवॉल्वर हटा लो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तुम्हारा आदमी ही मेरे रेस्टोरेंट की निगरानी कर रहा है? हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे पास आना था और मैं जानना चाहता था कि तुम यहां मौजूद हो या नहीं। यहां क्यों आए हो? नीना पाटेकर की आवाज में सख्ती थी। रिवॉल्वर हटा लो तो फिर आराम से बातें हों, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। पुलिस के आदमी हो? पागल हो गई हो? मेरा नाम देवराज चौहान है, क्राइम वर्ल्ड से संबंध रखता हूं। नीना पाटेकर के मस्तिष्क को झटका लगा। देवराज चौहान? देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। हाथ ऊपर करो और कमरे के बीच जाकर मेरी तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। देवराज चौहान की तस्वीर मैं अखबारों में देख चुकी हूं, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। दोनों हाथ ऊपर उठाकर देवराज चौहान कमरे के बीच पहुंचा और नीना पाटेकर की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। 2 पल नीना पाटेकर ने उसका चेहरा निहारा, फिर रिवॉल्वर जेब में डालकर दरवाजा बंद कर लिया। हो गई तसल्ली। जवाब में नीना ने सिर हिला दिया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और सोफे पर बैठ गया। मुझे हैरानी है कि तुम जैसी शख्सियत यहां मेरे पास। नीना पाटेकर ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मेरा पता तुझे किसने बताया? देवराज चौहान को जिसके पते की जरूरत होती है वह वहां पहुंच जाता है। नीना पाटेकर सिर हिलाकर रह गई। क्या लोगे? विस्की, बियर, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स या? कुछ नहीं, मेरा साथी नीचे खड़ा है, उसे भी ऊपर ले आओ। नीचे का ध्यान रखना भी जरूरी था। नीना पाटेकर ने पुनः सहमति में सिर हिलाया। कुछ खास ही काम होगा मुझसे? हाँ, खास ही काम था। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। आजकल क्या कर रही हो? कुछ नहीं, नीना पाटेकर ने सपाट स्वर में कहा। सुना है कोई तुम्हारा सारा माल ले उड़ा? हाँ, मेरी सारी जमा पूंजी कोई हरामजादा ले उड़ा है। बहुत ढूंढा उसे, हाथ नहीं आया। बहुत बड़ा हरामजादा होगा। छोटा मोटा होता तो पकड़ में आ गया होता। नीना पाटेकर ने दांत भींचे कहा। तुम अपनी कहो। काम करने का इरादा है तेरा?
नीना पाटेकर ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। इन दिनों में एक एक पैसे को लेकर तंग हूं। तुम्हारे साथ काम करके मुझे खुशी होगी। यानी कि काम जाने बिना ही काम के लिए तैयार हो? हाँ, बस इतना बता दो, पल्ले क्या पड़ेगा? करोड़ के आसपास। फिर तो चिंता की कोई बात नहीं। तुमने पूछा नहीं, परंतु मैं बता देता हूं कि मैंने क्या करने की सोची है। रहने दो। नीना पाटेकर ने हाथ उठाकर देवराज चौहान को रोका। मत बताओ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जो भी काम करने की सोचोगे ठीक सोचोगे। बहुत नाम सुन रखा है तुम्हारा। बस इतना बता दो कि काम कब शुरू होगा। 10-15 दिन तक। ठीक है, वैसे तो मैं यहीं बंद रहती हूँ, कहीं भी आती जाती नहीं, और अगले 15 दिनों तक मैं हर पल यहीं रहकर तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। नीना पाटेकर की आंखों में तीव्र चमक विराजमान हो चुकी थी। मस्तिष्क में 1 करोड़ घूम रहा था। अगर इतना माल हाथ लग जाए तो सारी भरपाई हो जाए। बहुत जल्द मुलाकात होगी। मुझे तुम्हारे आने का इंतजार रहेगा। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और सीढ़ियां उतरता चला गया। देवराज चौहान और जगमोहन जब उस्मान अली के ठिकाने पर पहुंचे तो रात के 10 बज चुके थे। उस्मान अली एक कमरे के छोटे से घर में रहता था। उस वक्त वह घर पर नहीं था। इस वक्त कहाँ होगा, यकीन के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। देवराज चौहान ने दरवाजे पर लटका छोटा सा ताला खोला और जगमोहन के साथ भीतर प्रवेश कर गया। भीतर एक चारपाई और 2 कुर्सियां पड़ी थी। दोनों कुर्सियों पर जा बैठे। इस तरह कब तक उस्मान अली का इंतजार करेंगे हम लोग? जगमोहन बोला। जब तक वह आ नहीं जाता, देवराज चौहान ने जवाब दिया। फिर तो हमें काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। देखते हैं। उस्मान अली से हम कल भी तो मिल सकते हैं। अभी हमें बहुत काम करना है जगमोहन। कामों की इतनी लंबी लिस्ट हमारे पास है, इसलिए जो काम पूरा हो जाए वही ठीक। उस ठिकाने का इंतजाम करना है जहां बैंक डकैती के बाद माल ले जाना है, कारों का इंतजाम करना है, और भी जाने क्या क्या करना है। जबकि हमारे पास मात्र 12 दिन पड़े हैं। सबको इकट्ठा करके योजना समझानी है। अगर किसी ने योजना में कमी निकाल दी तो उस पर भी गौर करना पड़ेगा। आज के काम को कल पर छोड़ते रहे तो सारे काम अधूरे ही रह जाएंगे। जवाब में जगमोहन ने खामोशी से सिगरेट सुलगा ली। रात को 12:30 बजे के आसपास उस्मान अली अपने ठिकाने पर आया। दरवाजा खुला पाकर और भीतर 2 अनजान लोगों को बैठा पाकर वह हड़बड़ा उठा। मेरे भाइयों, उस्मान अली जल्दी से बोला, तुम लोगों ने गलत ताला खोल लिया है। इस घर में तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। अगर हाथ मारना ही है तो आओ मेरे साथ। 2-3 घर मेरी नजर में है, दिखाई देता हूं। उस्मान अली। देवराज चौहान मुस्कुराया। जो हाथ मारने आते हैं वह इस तरह आराम से कुर्सियों पर बैठते नहीं। उस्मान अली ने दोनों को ध्यान से देखा। मैंने तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मेहमान तो हो नहीं सकते। फिर बंधुओं, आराम से मेरे घर का ताला तोड़कर कुर्सियों पर क्यों बैठे हो? मेरे आने का इंतजार कर रहे थे? हाँ, बेड पर बैठो, तुमसे बात करनी है। असमंजसता में घिरा उस्मान अली आगे बढ़कर बेड पर जा बैठा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कष्ट लेकर शांत भाव में बोला, आजकल क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? शक में ना पड़ो, मेरा नाम देवराज चौहान है और यह मेरा दोस्त जगमोहन। देवराज चौहान? उस्मान अली हड़बड़ाया। हाँ, कई डकैतियां डाल चुका हूं। याद आया, उस्मान अली बीच में ही बोल पड़ा। 2-3 महीने पहले ही अखबारों में तुम्हारी तस्वीर देखी थी। हाँ, अब पहचान रहा हूं। वह तस्वीर तुम्हारी ही थी, लेकिन तुम लोग मेरे यहाँ? हैरानी, इतनी बड़ी हस्ती मेरे घर में क्यों? मैंने तो तुम लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। मैं तो। बीच में ना बोलो, देवराज चौहान ने कहा। हम तुमसे बात करने आए हैं। क्या? हमें मालूम पड़ा है तुम बड़ा हाथ मारने के फिराक में हो। तुम्हें किसने बताया? उस्मान अली का मुंह खुला का खुला रह गया। अपने ढंग से हमने मालूम कर लिया, तुम अपनी कहो। हाँ, उस्मान अली ने सहमति से सिर हिलाया। हमारे साथ मिलकर कुछ करना चाहते हो? तुम्हारे साथ? हैरानी से उस्मान अली का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, क्या? डकैती, बैंक डकैती। डकैती? पल भर के लिए उस्मान अली की जान खुश्क हो गई। हाँ, मोटी बैंक डकैती। तगड़ा माल हाथ लगेगा, करोड़ों का माल। बस हौसले की जरूरत है। अगर तुम में हौसला है तो हमारे साथ काम कर सकते हो। उस्मान अली की सांस वापस लौटी। हौसले की आखिरी किश्त दिलो दिमाग में बची है। उस्मान अली ने होठों पर जीभ फेरी। कई बार सोचता था कि कहीं यह किश्त खत्म ना हो जाए, उससे पहले ही कुछ कर गुजरो।
कुछ ऐसा कर गुजरूं कि बुढ़ापे की चिंता न रहे, लेकिन अकेला कुछ भी करने का हौसला जुटा नहीं पा रहा था और मेरे लिए साथियों को जुटा पाना असंभव है। अगर साथी इकट्ठे भी कर लूं तो उन्हें कमांड करना मेरे बस का काम नहीं। कहाँ बड़ा हाथ मारना है, किस तरह मारना है, इन बातों की कहाँ समझ है मुझे। तो तैयार हो? 100%। सोच लो उस्मान अली, मौत के बराबर का खतरा है इस काम में। 60% बचने की और 40% मरने की उम्मीद है, यानी कि 50-50। देवराज चौहान। उस्मान अली उसकी बात काटकर बोल पड़ा, क्राइम की दुनिया का क ख ग मुझे मत सिखाओ। सारी जिंदगी मैंने इसी काम में बिता दी है। जान देने वाली बात है। जिस डकैती से करोड़ों रुपया हासिल होना हो, इसी से हिसाब लग जाता है कि मामला कितना खतरनाक होगा। परवाह नहीं, रहेंगे या अल्लाह के पास जाएंगे, यूं कौन से प्रसन्न रह रहे। रो धोकर पेट ही भर रहा हूं। मोटा हाथ मारने का मौका मिला है जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। ठीक है। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ तो जगमोहन भी खड़ा हो गया। मैं कुछ ही दिनों में काम शुरू करने जा रहा हूं। कोशिश करना कि हर समय यहीं रहो और हमारे बुलावे का इंतजार करो। उस्मान अली ने सहमति से सिर हिला दिया। देवराज और जगमोहन बाहर निकल गए। अगले दिन सुबह मंगल पांडे शामली के घर पहुंचा। उसे देखते ही शामली चहक उठी। तुम इतनी सुबह सुबह? खैरियत तो है? खैरियत है जाने मन, मन किया चला आया। लेकिन इतनी सुबह तो तुम पहले कभी नहीं आए, वह बोली। तुम सही कह रही हो, जेब खाली थी इसलिए आना पड़ा। मैं समझी नहीं। अब तू क्यों समझेगी? मुझे माल चाहिए, पैसा रोकड़ा, समझी? कितना? तेरे पास कितना है? मेरी बात छोड़, तू अपनी बता, कितने में तेरा काम चल जाएगा? 2-5 हज़ार दे दे। शामली दूसरे कमरे में गई और चंद क्षणों बाद नोट लेकर वापस आ गई। मंगल ने नोट थामे और फिर अपनी जेब के हवाले किए। मंगल, एक बात कहूं? 2 कह। ऐसा कब तक चलेगा? तू कहना क्या चाहती है? यही कि कुछ कर, कोई भला काम कर। भला काम क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसा काम कर रहा हूं कि कुछ ही दिनों में जिंदगी के क्लेश कट जाएंगे। ऐसा क्या करने वाला है तू? तेरे को बताने का नहीं है। क्या तू मुझे अपना नहीं समझता? अपना ना समझता तो यह भी ना बताता। काम होते ही तेरे पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। तेरे से पैसे मांगे हैं मैंने? सब तेरा ही तो माल है। मंगल ने मुस्कुराकर शामली का गाल मसला और पलट कर बाहर चला गया। शामली उसे देखती रह गई। उसने कभी मंगल को ग्राहक नहीं समझा था, न ही वह ग्राहक बनकर उसके पास आता था। उसके देखते ही देखते खूबचंद ने भीतर प्रवेश किया और उखड़े स्वर में बोला, क्यों आया था वह यहाँ? काम था। क्या काम था? पैसे लेने आया था, आजकल कड़की में है। बाहर खड़ा मैं सब सुन रहा था। कोई मोटा हाथ मारने जा रहा है वो। शामली ने सहमति में सिर हिला दिया। उसने यह नहीं बताया कि कहाँ हाथ मारने जा रहा है? नहीं। उसे बातों में लगाकर पूछ लेना। उसे बातों में लगाकर पूछना। क्यों? क्यों मत पूछ, जो मैंने कहा वही करना तू। शामली ने गहरी निगाहों से उसे देखा। तू कहना क्या चाहता है? कुछ नहीं। तो फिर मंगल के कामों से तुझे क्या वास्ता पड़ गया? पड़ गया? मुझे तो लगता है कि पागल हो गया है तू। शामली, होश में रहकर बातें कर। अगर मंगल सुन लेगा तो हड्डियां तोड़कर रख देगा। कौन बताएगा उसे? तू। मुझे क्या पड़ी है, लेकिन याद रख, दीवारों के भी कान होते हैं। शामली, चिल्ला मत, आराम से बात कर। खूबचंद को महसूस हो गया कि वह शामली को ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पाया। उसे सोच समझकर बात करनी चाहिए। शामली, मेरी बहन, मैंने तेरे लिए कितने सारे सपने संजोए हैं। तुझे दुल्हन बनाकर अच्छे से घर में विदा करने का। तेरी शादी किसी अच्छे, शरीफ और ऊंचे खानदान से लड़के से करने का सपना है मेरा। लेकिन यह सपना तब तक पूरा ना हो सकेगा तब तक कि दौलत हाथ ना आ जाए। आजकल दौलत पाने के ही रास्ते तलाश कर रहा हूं। इसलिए जानना चाहता हूं कि मंगल कौन से काम में हाथ डाल रहा है। लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। क्या अपने भाई के सपने को पूरा ना होने देगी? खूबचंद ने कहा। मन ही मन हैरान शामली ने खूबचंद को गौर से देखा। तू जा, अब मुझे आराम करने दे। खूबचंद पलटकर बाहर चला गया। वह जानता था कि उसकी बातों ने शामली पर असर किया है। शायद उसका तीर चल जाए। कमरे में तीखा सन्नाटा व्याप्त था। वहां पर मंगल पांडे, उस्मान अली, नीना पाटेकर और डालचंद मौजूद थे। एक तरफ कुर्सी पर जगमोहन जमा हुआ था। सबकी निगाहें सामने बैठे देवराज चौहान पर टिकी थी।
तुम सब लोग जानते हो कि हम डकैती डालने जा रहे हैं। देवराज ने खामोशी को तोड़ा। डकैती किस बैंक में डालनी है, क्या प्लान बनाया है मैंने, तुम सभी को बताता हूं। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने सब पर निगाह डाली। वजीरचंद प्लेस में हिंदुस्तान बैंक की बेहद व्यस्त शाखा है, उसी में डकैती डालने का प्लान है। यह तो बहुत बिजी इलाका है, वहां डकैती डालना इतना आसान ना होगा, उस्मान अली ने कहा। अगर सावधानी से चला जाए तो कोई भी काम कठिन नहीं। मेरे ख्याल से वह बड़ी ब्रांच है, वहां 200 से ज्यादा आदमी काम करते हैं, नीना ने विचार भरे स्वर में कहा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, देवराज चौहान बोला। 200 स्टाफ के और इतने हर समय बतौर ग्राहक के इतने आदमियों के बीच डकैती का सफल होना इतना आसान ना होगा, नीना पुनः बोली। हम फंस भी सकते हैं, देवराज चौहान ने कहा। मारे भी जा सकते हैं और सफल होकर करोड़ों की दौलत के साथ वहां से खिसक भी सकते हैं। हर बात के पूरे पूरे चांस हैं। तुम्हारा प्लान क्या है? देवराज ने सिगरेट सुलगाकर एक गहरा कश लिया, फिर कहना शुरू किया। वजीरचंद प्लेस बहुत ही बड़ा और 6 मंजिला व्यावसायिक संस्थान है। वहां का ग्राउंड फ्लोर आधा तो हिंदुस्तान बैंक ने ले रखा है और आधे हिस्से में देश के सुप्रसिद्ध कपड़े बनाने वाली मिल का शोरूम है। और ऊपर की 6 मंजिलों पर बड़ी बड़ी कंपनियां, मिलों व कई तरह के बिजनेसमैनों ने अपने अपने ऑफिस बना रखे हैं। हजारों कर्मचारी वहां काम करते हैं। लगभग हर कंपनी का खाता हिंदुस्तान बैंक में है। इसी कारण रोज लेन देन ही 1 करोड़ से ऊपर का हो जाता है। देवराज चौहान क्षण भर के लिए रुका। तभी मंगल पांडे क्या उठा। तो क्या तुम उसी पैसे पर हाथ साफ करने की सोच रहे हो? नहीं, आप लोगों ने मुलक राज एंड कंपनी का नाम तो सुना होगा। उसकी शिपिंग कंपनी है, कई मिलें हैं, शोरूम है और भी न जाने कितने बिजनेस उसने फैला रखे हैं। उसका ऑफिस दूसरी मंजिल पर है। महीने की आखिरी तारीख को यह कंपनी हिंदुस्तान बैंक से अपने वर्करों की तनख्वाह के साथ साथ 4.5 करोड़ रुपया और निकलवा रही है। वह किस लिए? उस्मान अली ने पूछा। मुलक राज विदेश से शिपिंग कंपनी के लिए एक जहाज खरीद रहा है। उसी की एडवांस रकम देने के लिए यह पैसा निकाला जा रहा है। यानी आज से 3 दिन बाद बैंक से निकलवाई जाने वाली रकम 5.5 करोड़ के आसपास होगी। ओह वंडरफुल, फिर तो मजा आ जाएगा, मंगल पांडे बोला। जितनी रिस्क हम उठा रहे हैं उस हिसाब से यह रकम कम है, देवराज चौहान ने कहा। क्या मतलब? उस्मान अली चौंका। मुलक राज कंपनी की तरह ही सेवाराम मेवाराम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी है। विदेशों में करोड़ों का व्यापार है इनका। इस कंपनी ने किसी विदेशी कंपनी से 4 करोड़ का माल मंगवाया है, जिसका पेमेंट पहली तारीख को होना है। यानी कि सेवाराम मेवाराम कंपनी 1 तारीख को हिंदुस्तान बैंक से 4 करोड़ कैश निकालेगी। चंद क्षण बाद वह पुनः बोला। यानी दोनों कंपनियों द्वारा निकाली जाने वाली कुल रकम 9.5 करोड़ के आसपास होगी। अगर हम मुलक राज एंड कंपनी की 5.5 करोड़ की रकम को महीने की आखिरी तारीख को ना निकलने दे तो 1 तारीख को बैंक में 9.5 करोड़ रुपया होगा और पहली तारीख ही हमारी डकैती का दिन होगा। अगर हम समझदारी से काम लें तो बैंक लूटने में सफल हो सकते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लगता है, मंगल पांडे तेज स्वर में बोला। क्या मतलब? तुम क्या समझते हो कि इतना पैसा बिना सुरक्षा के वह वैन में भरकर ले जाएगा? मैंने यह तो नहीं कहा कि तुम जाओ और रुपया उठा लाओ। करोड़ों रुपया पाने के लिए खतरा उठाना ही पड़ेगा। तभी नीना बोल पड़ी। यह तो पहली तारीख की बात है, पहले 31 तारीख की बात करो। हम मुल्क राज एंड कंपनी को 1 दिन के लिए बैंक से रुपया निकालने से कैसे रोक सकते हैं? रोकना है, हर हाल में रोकना है। उस दिन सुबह बैंक खुलते ही वहां इस तरह से बम बरसाए जाएं कि बाहर खड़े वाहनों के अलावा और कोई नुकसान ना हो। ऐसा होते ही वहां पुलिस इकट्ठी हो जाएगी और हालात को देखते हुए मुलक राज एंड कंपनी को भेजी जाने वाली वह रकम बैंक से नहीं निकाली जाएगी। कम से कम 1 दिन के लिए तो बैंक सील हो ही जाएगा। वास्तव में सही सोचा है तुमने, मंगल पांडे ने कहा। लेकिन डकैती का प्लान क्या है? नीना पाटेकर ने पूछा। जब हम फिर से 31 तारीख को यहाँ पर एकत्रित होंगे तब डकैती का प्लान बताऊंगा। सभी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए। इससे पहले कि वह लोग बाहर निकलते, मंगल पांडे ने होठ गोल करके नीना पाटेकर को देखा और चटकारा लेकर क्या उठा। क्या चीज हो जाने मन, एक एक हिस्सा फिट है। सबकी निगाहें तुरंत मंगल पांडे की तरफ गई। नीना पाटेकर की आंखें सिकुड़ी। तुमने यह शब्द मुझसे कहे? नीना पाटेकर बोली। यहाँ पर दूसरी हसीना है ही कौन जिसे कह सकूं?
फुर्सत में है तो चल कहीं पर बैठकर प्यार मोहब्बत की दो चार बातें करते हैं। जवाब में एकाएक पाटेकर मुस्कुरा पड़ी। यही तो मजबूरी है कि इस समय तेरे साथ यहाँ पर हूं, वरना मुझे तो तेरा थोबड़ा भी पसंद नहीं। पाटेकर ने कड़वे स्वर में कहा। लेकिन मुझे तो तेरा सब कुछ पसंद है, मंगल पांडे ढीठता से कह उठा। तभी डालचंद झपट्टा मारने वाले अंदाज में मंगल पांडे के सामने जा पहुंचा। कोई कुछ समझता? डालचंद का जबरदस्त घुसा मंगल पांडे के गाल पर पड़ा। अचानक पड़ने वाले घुसे से मंगल पांडे संभल नहीं पाया और लड़खड़ाकर पीछे हो गया। अगले ही पल सुर्ख आंखों से वह डालचंद को देख रहा था। डालचंद के चेहरे पर गुस्सा नाच रहा था। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाए? मंगल पांडे गुर्राया। तेरे को औरतों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? डालचंद ने दांत भींचकर कहा। मेरे को औरतों को इस्तेमाल करने की तमीज है, मंगल पांडे ने खतरनाक स्वर में कहा। तमीज से बात करने के लिए तेरे जैसे बेवकूफ बहुत है दुनिया में। साले कुत्ते! डालचंद गुर्रा कर मंगल पांडे पर झपटा। उसी पल पांडे ने रिवॉल्वर निकाल ली। डालचंद ठिठका। गुस्से से उसका चेहरा भर उठा। नीना पाटेकर सतर्क सी हो गई थी पांडे के हाथ में रिवॉल्वर देखकर। तू बात को बढ़ा रहा है पांडे, डालचंद उखड़े स्वर में बोला। बीच में से हट जा, ये मेरा और इस छोकरी का मामला है। मंगल ने रिवॉल्वर वाला हाथ हिलाया। जगमोहन ने देवराज चौहान पर नजर मारी। देवराज चौहान होठ सिकोड़े मंगल पांडे को देख रहा था। रिवॉल्वर जेब में रख ले, डालचंद का मामले से हटने का इरादा नहीं लगा। नहीं हटा तो पहले तू मरेगा। मंगल पांडे दांत किटकिटा उठा। तभी नीना पाटेकर मंगल पांडे पर झपटी। मंगल नीना के प्रति कुछ असावधान हो गया था। नीना पाटेकर ने उसकी रिवॉल्वर वाली कलाई पर हाथ मारा और दूसरे ही पल रिवॉल्वर उसके हाथ में थी। पाटेकर ने रिवॉल्वर डालचंद की तरफ उछाल दी। डालचंद ने तुरंत रिवॉल्वर लपकी। ये सब 2 पलों में हो गया। मंगल पांडे के होठों से गुर्राहट निकली और पाटेकर पर पलट कर बोला, साली तेरी तो। पाटेकर ने जोरों का घुसा मंगल पांडे के पेट पर ठोक दिया। मंगल पांडे पेट थामे पीड़ा से दौरा हो गया। उसी पल गुस्से से भरा डालचंद मंगल पांडे की तरफ झपटा। तभी देवराज चौहान बीच में आ गया। उसने डालचंद को पीछे धकेलकर कठोर स्वर में कहा, खुद पर काबू रख डालचंद। मैं काबू रखूं? और ये देवराज चौहान ने सख्त निगाहों से मंगल पांडे को देखा। हम यहाँ पर काम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, लड़ाई झगड़ा करने या किसी का जिस्म देखने के लिए नहीं। हम सब यहाँ एक दूसरे के साथी हैं। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा, काम के दौरान कोई गड़बड़ी फैलाने की कोशिश न करे। पांडे, इस मामले में गलती तुम्हारी है और दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। किसी औरत को बुरी नजर से देखना और उसके बारे में बुरा कहना गलत बात है। डालचंद बोला, ऐसा कहने से पहले सोच लेता कि तेरे घर में भी माँ बहन है। नीना पाटेकर डालचंद को शांत निगाहों से देख रही थी। पांडे ने मौत किसी निगाहों से डालचंद को देखा। जगमोहन, देवराज चौहान बोला, पांडे को 40,000 रुपए दे दे। क्यों? 31 तारीख के लिए बमों का इंतजाम करेगा ये, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन ने 40,000 पांडे को दे दिए। पांडे ने नोट जेबों में डाले और डालचंद को घूरा। देख लेने वाले अंदाज में आंखों में खतरनाक भाव लहरा रहे थे। फिर नीना पाटेकर को देखा। पाटेकर ने अपने जिस्म पर मंगल पांडे की नजरों को छुपता महसूस किया। क्या बात है पांडे? एकाएक जगमोहन बोला। कुछ नहीं, पांडे ने मुस्कुराकर जगमोहन को देखा। तूने काम करना है कि नहीं? करना क्यों नहीं? तो अपनी नजरें सीधी रख। अब की बार ऐसा कोई पंगा उठा तो तेरी खैर नहीं, जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। ऐसा दोबारा नहीं होगा। मंगल पांडे बराबर मुस्कुरा रहा था। फिर डालचंद से बोला, मेरी रिवॉल्वर दे। डालचंद ने रिवॉल्वर अपनी जेब में डाली और क्या उठा, कल दूंगा। मुझे अभी चाहिए। पांडे के माथे पर बल पड़े। नहीं, अभी नहीं, कल से पहले तेरे को रिवॉल्वर नहीं मिलने वाली। तूने मेरे ऊपर रिवॉल्वर तानी तो इतना हक मेरा बनता है कि एक दिन तुझे रिवॉल्वर से दूर रखूं। देख लूंगा तुझे, मंगल पांडे ने खा जाने वाले स्वर में कहा। फिर जेब में रखे 40,000 को टटोलता पलटकर बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद नीना बोली, तुम्हें उसके सामने नहीं आना चाहिए था। क्यों? डालचंद ने उखड़े स्वर में कहा। पांडे बहुत खतरनाक है और तुम शरीफ आदमी हो। साला खतरनाक होगा अपने घर में। मैं किसी भी औरत की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह तो तेरी इज्जत उतारने पर आमादा था, तो तेरा क्या जा रहा था? अजीब लड़की है तू। क्या उस भेड़िए को? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो यह कह रही थी कि मैं मामला संभाल लेती। तुझे बीच में नहीं आना चाहिए था। वह खतरनाक है, खून खराबा उसका पेशा है। तेरे को फाड़ कर रख देगा वह। जब ऐसा वक्त आएगा तो देख लेंगे। उस्मान अली ने देवराज चौहान को देखा। तुम बीच में क्यों नहीं आए? जरूरत नहीं समझी।
बोला देवराज चौहान। डालचंद को बीच में नहीं आना चाहिए, उससे सावधान रहना डालचंद, और नाक से कम खतरनाक नहीं, पीछे से भी डस सकता है। ऐसे आदमी को अपने साथ मिलाने की क्या जरूरत थी, उस्मान ने कहा। जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें ऐसा खतरनाक इंसान भी चाहिए था। वह कई डकैतियां डाल चुका है और हम डकैती डालने जा रहे हैं। इन मामलों में वह बहुत एक्सपर्ट है। अगर वह औरतों का रसिया ना होता तो अब तक बहुत तरक्की कर चुका होता, देवराज ने कहा। नीना पाटेकर ने सिगरेट का एक कश लिया और डालचंद को देखने लगी। देवराज चौहान बोला, अब तुम लोग जाओ, कल शाम को आ जाना। खूबचंद साय के समान मंगल पांडे के पीछे लगा हुआ था। पांडे पर निगाह रखकर ही उसने देवराज चौहान का ठिकाना देखा। बाद में उसने वहां से सबको एक एक करके निकलते देखा। पहले मंगल पांडे निकला था, जो कि कुछ गुस्से में लग रहा था। फिर उस्मान अली निकला। खूबचंद उसे पहचान तो न सका, परंतु इतना समझ गया कि यह आदमी 2 नंबर के धंधे का मालिक होगा। फिर उसने नीना पाटेकर और डालचंद को एक साथ निकलते देखा। नीना को देखते ही वह ओट में हो गया। जोरों से दिल धड़क उठा। नीना को वह अच्छी तरह से पहचानता था। मंगल, नीना, जगमोहन और 2 अन्य जिन्हें वह पहचानता नहीं। खूबचंद के कान तो क्या, दिमाग की इंद्रियां भी खड़ी हो गई। इतने खतरनाक खतरनाक लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं तो मामला अवश्य खतरनाक है, और उसे यह जानना है कि यह खतरनाक मामला क्या है। दोस्तों, असंभव डकैती का यह सिलसिला जारी है। मिलेंगे इसके एपिसोड नंबर 3 में जल्दी ही। इसी तरह की और भी ऑडियो बुक्स आप हमारे 2 विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें है मेंबरशिप जोन, जिसमें हम हर महीने कुछ ऑडियो बुक्स लाते रहते हैं जो कि आपकी दिलचस्पी की है, और दूसरा सेक्शन है पेड ऑडियो बुक का। इसमें हम उन खास किताबों को शामिल करते हैं जो कि बेहद दुर्लभ है, अब जिनका मिलना मुश्किल है। इस तरह की बुक्स को हम ऑडियो बुक की शक्ल देकर आपके सामने लाते हैं पेड ऑडियो बुक्स के रूप में, जिसमें मात्र 20 रुपीज हमें ऑनलाइन पे करके आप प्राप्त कर सकते हैं इन ऑडियो बुक की लिंक अपने व्हाट्सएप पर। हमारा व्हाट्सएप है 9981046977। यही हमारा पेटीएम / फोन पे नंबर भी है। आप हमें पे करके मात्र 20 रुपीज एक ऑडियो बुक का हमें सेंड कर सकते हैं, हमें पे कर सकते हैं हमारे पेटीएम नंबर या फिर फोन पे नंबर पर। उसकी रिसिप्ट हमें भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हम आपको हाथों हाथ ऑडियो बुक की लिंक भेज देंगे। तो मिलते हैं नए प्लेटफॉर्म्स पर, नई शुरुआत, नई कहानियों के साथ। जुड़े रहिए ऑडियो बुक चैनल गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर।